Good morning, dear students. Welcome to digital class. आज की इस अवधि में हम प्रिय छात्र छात्राओं, आज की इस अवधि में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महानायक, महान लेखक, महान कथाकार, महान अनुभव विचारों का समाज पर भीषण प्रभाव डालने वाले महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी से रचित एक कहानी पर चर्चा करेंगे। उस कहानी का नाम है कश्मीरी सेब। उस सेब से प्रति लेखक के अनुभव, लेखक के स्वर विचार पर हम आज इस अवधि में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, पाठ के आरंभ से पूर्व ही उससे जुड़े कुछ जटिल शब्दों का एवं लेखक परिचय का आभास अनिवार्य है। इसी के माध्यम से हम सर्वप्रथम लेखक के परिचय को देखेंगे। कौन है प्रेमचंद्र जी, क्या थे? इनका वास्तविक नाम है धनपत राय, जन्मित नाम। कायस्थ घराने में इनका जन्म हुआ। कायस्थ शब्द का तात्पर्य है आर्थिकता से, शिक्षा भाव से, सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न घर को, परिवार को ही कायस्थ परिवार, कायस्थ घराना कहते हैं। सो लेखक का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ। जन्म के ही चंद वर्ष हो गए थे, 7 या 8 वर्षों के उपरांत ही इनकी मां का देहांत हो गया। बाल अवस्था में ही इनका बाल विवाह हो गया। फिर 16-17 वर्ष के थे, उसी समय इनके पिता का भी देहांत हो गया। बाल्य जीवन बहुत ही संघर्षदायक रहा। एक एक पल के लिए इन्होंने अपार रूप का संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष के मध्यता में ही इन्हें अपार रूप का अनुभव हुआ। उस अनुभव के आधार पर इनकी कलम एक तलवार के माध्यम से चल पड़ी, जो साहित्य में एक शिखर रूप का आभास कराती है। माता का नाम था आनंदी देवी, पिता का नाम था अजब राय, जो डाक बाबू थे, अर्थात पोस्ट ऑफिसर। फिर धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता गया। फिर एक अन्य विवाह हुआ उनका नाम था शिवरानी देवी। यह समाज सेविका थी, पढ़ी लिखी महिला थी। इनसे 3 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। प्रथम है श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। 2 पुत्र 1 पुत्री इनसे प्राप्त हुए। फिर भविष्य में प्रेमचंद्र जी एक महान लेखक के रूप में उभर आते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान में ही हुई। मैट्रिक तक ही सीख पाए। आर्थिक स्थिति काफी गंभीर थी, इसी के कारण उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करना कठिन हुआ, क्योंकि पिता का भी देहांत हो गया था, माता का भी देहांत हो गया था, और घर में थी सौतेली माँ। उसकी छत्र छाया में शिक्षा प्राप्त करना इन्हें असंभव लग रहा था। फिर उन्होंने स्वयं कार्य आरंभ किया। फिर अपनी शिक्षा दीक्षा स्वयं खर्च से ही पूर्ण की। इन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान था,
जैसे कि आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, इन सभी भाषाओं का अपार रूप से इन्हें ज्ञान था। उसी के आधार पर इन्हें अप्रतिम अनुभव हुआ। उसी अनुभव के कारण एक महान लेखक के रूप में यहाँ निखर पड़े। फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया, जिनमें आते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, अन्य रचनाएं। इनसे रचित उपन्यासों का अध्ययन करने के बाद महान तत्वज्ञानियों ने कहा कि ये तो उपन्यास के सम्राट हैं, ये तो यथार्थवादी लेखक हैं। यथार्थ का तात्पर्य है निज रूप को व्यक्त करना, निज रूप को प्रकट करना, निज दायित्व को लेख के रूप में निखारना, संवारना, अलंकृत करना और समाज में छिपी अव्यवस्था को खंडित करना, यही इनके लेख का मूल उद्देश्य था। उनका उपन्यास सेवा सदन से आरंभ होता है। उनका उपन्यास सेवा सदन से आरंभ होता है। सेवा सदन में उन्होंने कहा, सेवा सदन का मूल उद्देश्य था अप्राप्त वयस विवाह, दहेज प्रथा, महिला शोषण अर्थात होम डोमेस्टिक, और इसके साथ उसने एक अन्य विषय को जोड़ दिया, वो था सती प्रथा। इस रचना का प्रभाव समाज पर ऐसा पड़ा कि समाज अपने विचारों को परिवर्तित करने पर विवश हो गया। फिर उन्होंने और कई रचनाएं लिखी, जैसे कि गोदान उनका अंतिम उपन्यास था। उसमें उन्होंने किसान से जुड़ी हर एक घटना को या हर एक विचार को सरलता से व्यक्त किया है। किसान की दुर्व्यवस्था या किसान की समस्याएं, किसान से जुड़ी हर एक विचारों को उन्होंने इसमें व्यक्त किया था। फिर उन्होंने गबन लिखा, निर्मला लिखा। निर्मला में विधवा महिला का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कर्मभूमि, यहाँ भी किसान और समाज में छिपी छुआछूत का भी वर्णन मिलता है। उनका अंतिम उपन्यास तो गोदान बना, मगर अपूर्ण उपन्यास था मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रह गया, पूर्ण ना हो सका। फिर उनकी कहानियां देखें, कहानियों को भी उन्होंने लिखा। अब देखें हम कहानियों में कौन कौन सी कहानियां आती हैं। प्रथम है बड़े घर की बेटी, जिसमें उल्लेख होता है कि एक कायस्थ घराना अर्थात बड़े परिवार की लड़की का विवाह मध्यम परिवार में होता है, तो वह लड़की किस तरह से अपने रहन सहन को व्यक्त करती है, इसका वर्णन हमें बड़े घर की बेटी कहानी में मिलता है। फिर नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात इत्यादि कहानियां हमें मिलती हैं। लेकिन उनकी अंतिम कहानी थी कफन, वर्णित है वो। उस कहानी का जितना भी वर्णन करें उतना ही थोड़ा है। प्रेमचंद्र जी की लगभग 300 या उससे अतिरिक्त कहानियां मिलती हैं। उन सभी कहानियों को मानस सरोवर नामक एक विधा में संग्रहित कर दिया गया है, और वहां मानस सरोवर 8 खंडों में प्रकाशित होती है। फिर प्रेमचंद्र जी ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे कि
जागरण यहाँ एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है। हंस यहाँ एक मासिक पत्र है। प्रेमचंद्र जी के जीवन में उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वह उर्दू या हिंदी भाषा में ही लिखी। जमाना नामक यहाँ एक उर्दू पत्र है। प्रेमचंद्र जी उर्दू भाषा में नवाब रॉय नाम से लिखा करते थे और हिंदी भाषा में प्रेमचंद नाम से लिखा करते थे। फिर उन्होंने मर्यादा, माधुरी नामक और अन्य कई हिंदी भाषा में भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन सभी लेख, पत्र पत्रिकाओं, उपन्यास, कहानी, नाटक का अध्ययन करने के बाद में महान विद्वानों ने उन्हें यथार्थवाद कवि और उपन्यासों का सम्राट नाम से संबोधित करते हुए उन्हें ही हिंदी साहित्य में एक स्थान, मान, अंतस्त दिया है। फिर ऐसे महापुरुष का निधन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 8 अक्टूबर 1936 को होता है। प्रेमचंद्र जी एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। जब 1921 में असहयोग आंदोलन चला, महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ गए। उस समय उन्होंने अपने शिक्षा वृत्ति को त्याग कर महात्मा गांधी जी के साथ सेवा में लग गए। फिर वहाँ मुंबई आए, कई दिनों तक वहाँ भी कार्य किया। फिर सरस्वती नामक पत्रिका का प्रेस, इंग्लिश में कहते हैं उसे प्रेस की व्यवस्था की, मगर दुर्भाग्यवश वह यशस्वी रूप से न चल सकी। इसलिए उन्हें वहाँ बंद करके फिल्म लिखने का कार्य मिलता है। मुंबई में आते हैं, 1 वर्ष का अनुबंध होता है, मगर किसी कारणवश मध्य में ही वह 2 मास का अर्थात 2 महीने की वेतन को वहीं छोड़कर पुनः अपने स्थान पर आते हैं और अंतिम दिन वाराणसी में ही पूर्ण करते हैं। यहाँ था लेखक का परिचय। इस परिचय में कुछ रह भी गया हो तो अन्य पुस्तकों में इनकी जानकारी मिल जाएगी, प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ शब्दों का। जैसे कि मेवा फरोश एक शब्द आता है। मेवा फरोश का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति घूम घूम कर वस्तुओं को बेचता है, या फिर एक व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर कुछ फल, जिसे अंग्रेजी में फ्रूट्स कहते हैं, कुछ फलों को एक स्थान में रखकर उसे बेचता है, उसे मेवा फरोश कहते हैं। अतिरिक्त दिल्ली या हरियाणा या पंजाब में यहाँ पंजाबी लोग ही फल फ्रूट्स को ज़्यादातर बेचते हैं। फिर उसमें एक शब्द आता है नज़र, जिसे दृष्टि कहते हैं। जो नजर आता है, नीम कौड़ी, नीम का एक फल, स्वाद अर्थात रुचि, छोकरा, बालक, लड़का इत्यादि शब्द आते हैं। सो पाठ के पठन के मध्य अगर कोई कठिन शब्द आए तो उसका वर्णन वहां पर प्राप्त होगा, और अन्य शब्दों को हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अब पाठ को आरंभ करते हैं। यहाँ एक पाठ एक सेब पर रचा हुआ है। लेखक जब संध्या के समय कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पर उन्हें नजर आता है एक सेब, एक दुकान वाला। दुकान वाले के पास जाकर वो पूछते हैं सेब का वर्णन वो दुकान वाला करता है। इसी पर यहाँ पाठ आरंभ होता है और इसी पर यहाँ पाठ नियुक्त है। कश्मीरी से पाठ का नाम, लेखक प्रेमचंद। पाठ का आशय है, इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है।
इस कहानी में लेखक कह रहे हैं कि बाजारों में अगर हमने आंख बांध करके व्यवहार किया तो अवश्य ही हमें धोखा प्राप्त होगा, लाभ से अधिक हानि ही मिलेगी। और खरीदार करते समय सावधानी बरतना आवश्यकता पर जोर दिया गया है। व्यवहार करने से पूर्व हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी से ही हमें व्यवहार करना चाहिए, तब हमें लाभ होगा, नहीं तो धोखा ही मिलेगा। सुबह का आरंभ होता है। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। संध्या का समय था। लेखक को आभास होता है कि कुछ खरीदा जाए। लेखक उसी दृष्टिकोण से, विचार से बाजार की ओर निकलते हैं। बाजार के निहित ही एक चौक था जिसे आंग्ल में सर्कल कहते हैं। सो चौक में जाते हैं, लेकर थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। वहीं पर उन्हें एक मेवा फरोश पंजाबी व्यक्ति को जो कुछ सेब बेच रहा है, उन सेबों को देखते ही लेखक के मन में उस सेब को खाना या फिर उसे छूकर देखने का एहसास होता है। फिर उसी के माध्यम से लेकर उस सेब वाले के पास जाते हैं। पंजाबी मेवा फरोश की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आते हैं। जब लेखक देखते हैं कि एक पंजाबी व्यक्ति जो फल बेच रहा है, उसकी फल की दुकान थी, उसकी दुकान में रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आते हैं। सजा हुआ, अलंकृत, जिसे सुव्यवस्थित रूप में रखा जाता है। जैसे देखते ही लोग उसे खरीदने के लिए उतावले हों, बेचैन हों, उसी दृष्टिकोण से उसकी सजावट की जाती है। जब लेखक देखते हैं, लेखक के मन में लालच आ जाता है। इसे दिखने में कितना सुंदर है, इसका रंग, इसकी सादगी कितनी आकर्षणदायक है, तो फिर इसका स्वाद कितना मीठा होगा। इसी के माध्यम से लेखक उस दुकान के पास जाते हैं। तो इन 4 वाक्यों में, 4 पंक्तियों में हमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का परिचय प्राप्त होता है। एक था लेखक ने किनसे सेब खरीदे, मेवा फरोश पंजाबी, और दूसरा मिलता है सेबों का रंग कैसा था, गुलाबी एवं रंगदार। तो इसी माध्यम से गद्य का अगर आप अध्ययन करेंगे, अवश्य आप नैपुण्य विद्या प्राप्त करेंगे। जी ललचा उठा, लेखक का जी ललचा उठा, अर्थात मन में आशा उत्पन्न हो गई उस सेब को प्राप्त करने की। उसी आशा के आधार पर, उसी प्राप्ति के दृष्टिकोण से लेखक उस पंजाबी मेवा फरोश के दुकान के पास जाते हैं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। लेखक विचार करते हैं, प्रस्तुत आधुनिक युग में, इस समय में लोगों की दृष्टिकोण कैसी है, प्रोटीन और विटामिन की है। कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी खरीदे, कोई भी व्यवहार करें, चाहे वो सब्जी हो या फल हो या फिर कोई अन्य सिही पदार्थ हो, उसमें उसकी खोज होती है कि इस फल में कौन सा विटामिन है, इस खाद्य में कितने प्रमाण प्रोटीन भरा हुआ है। इसी दृष्टिकोण से वहाँ व्यवहार कर रहा है, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन क्यों चाहिए मानव जीवन के लिए,
या फिर किसी भी जीव के लिए, जिसे आंग्ल में कहते हैं विटामिन इज कंपाउंड ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी देह के अंग का रक्षक अगर कोई है तो वह है विटामिन, प्रोटीन। विटामिन के बिना मनुष्य के या किसी जीव के देह का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता। सो इसीलिए ही विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता हमें अनिवार्य है, अर्थात जीवियों के लिए। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था। टमाटो, जिसे कन्नड़ में कहते हैं टोमेटो को प्राचीन काल में कोई भी उसका मूल नहीं करता था, उसकी कोई धारणा ही नहीं थी। केवल वहां पेट अर्थात पेट भरना या भोजन की दृष्टि से ही उपलब्ध होता था। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। आज के इस युग में टमाटो भोजन का आवश्यक अनिवार्य अंग बन गया है, जिसके बिना कोई भी भोजन हो अपूर्ण है। आज देखिए, कोई भी कार्य हो या विवाह का कार्य हो या फिर कोई त्योहार हो या फिर सामान्य घर में कोई पकवान या भोजन बन रहा हो, उसमें टमाटो अनिवार्य बनता है। टमाटो के बिना कोई भी भोजन नहीं हो सकता, पूर्ण दृष्टि से तो नहीं। इसीलिए स्वाद के माध्यम से, आरोग्य के माध्यम से और सही मात्रा के माध्यम से टमाटो का प्रयोग करना अनिवार्य बन गया है। सर्वप्रथम टमाटो जो है समस्त विश्व में दक्षिण अमेरिका में यह उत्पन्न हुआ, इसका जन्म वहीं हुआ, यह वहीं दृष्टिकोण हुआ। उसके उपरांत अगर भोजन में तीव्रता से ही इसका प्रयोग कहीं हुआ है तो वो है मैक्सिको। उसके बाद समस्त विश्व में ये नजर आने लगा। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। देखिए, गाजर भी एक तरह की सब्जी है, टमाटो भी एक तरह की सब्जी है। टमाटो में सक्रान अर्थात स्वीट की मात्रा अल्प रूप होने के अर्थात लघु होने के कारण वह सब्जी में उसकी गणना होती है। इसी तरह गाजर भी सब्जी में ही इसकी भी गणना होती है। गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिसे आंग्ल में कैरोट कहते हैं, जिसमें हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के अंश देखते हैं। गाजर खाने से इतने सारे विटामिन हमें मिलते हैं, इसीलिए गाजर का सेवन हमारे लिए उपयुक्तदायक है, लाभदायक है। इसीलिए गाजर का सेवन करना चाहिए। गाजर में हम देखते हैं कि लाल रंग है, नारंगी रंग है, काला रंग है। गाजर में भी कई तरह के रंग हमें नजर आते हैं। सो गाजर भी टमाटो की तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्तदायक है। सो पहले गरीब लोग गाजर को केवल पेट भरने की दृष्टि से ही उसका उपयोग करते थे। वो मानते थे यह पदार्थ तो केवल पेट भरता है, इससे कोई पकवान होगा, उन्हें इसका विचार नहीं था। लेकिन अमीर लोगों के घरों में, गरीब लोग तो पेट भरने की दृष्टि से ही भोजन करते थे, लेकिन अमीर लोग इसका विशेष पकवान बनाते थे, विशेष भोजन इसका तैयार करते थे, जैसे कि गाजर का हलवा हो या फिर गाजर से बने और भी कोई भोज हो। सो ये अमीर लोगों के घर में बनते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी
बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। आजकल पता चला कि गाजर में विटामिनों का वास है, यहाँ हमारे आरोग्य के लिए अत्यंत उपयुक्तदायक है, इसलिए इसका उपयोग करना या इसका सेवन करना हमारे लिए बहुत मुख्य है, बहुमुख्य है। तो इसी दृष्टिकोण से गाजर को भी सेब टमाटो की तरह मेजों पर दुकानों में स्थान मिलने लगा है। समाज में इसकी ही एक छवि छप रही है। सेब के विषय में तो यहां कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या वर्तमान की दृष्टिकोण से हो या वातावरण की दृष्टिकोण से हो, एक बात, एक विचार, एक धारणा, एक सूत्र चारों ओर प्रतिध्वनि हो रहा है। वो जो प्रतिध्वनि हो रहा है वो है कि एक सेब का सेवन करने से, प्रतिदिन एक सेब का सेवन करने से हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि सेब के सेवन करने से हमारे देह के भीतर छुपे सभी दूषित जरासीम नष्ट हो जाते हैं और अच्छे जरासीमों को, बैड जरासीम, गुड जरासीम बोलते हैं ना, अच्छे बैक्टीरिया को शक्ति प्रदान होती है, वह रोग निरोधक का कार्य करता है। सेब का सेवन वर्षा के समय या फिर सर्दियों के समय करना चाहिए। उसके सेवन से सर्दी और वर्षा में जो आरोग्य को, हमारी सेहत को जो हानि उत्पन्न करते हैं, उन सभी बैक्टीरियाओं का नाश सेब से ही होता है। इसीलिए सेब का भोजन करना, सेब का सेवन करना हमारे लिए अनिवार्य है, बहुमुख्य है। इसीलिए यहाँ पर वाक्य, इस पंक्ति को नियुक्त किया गया है कि अगर आप प्रतिदिन एक सेब का सेवन करेंगे तो आपको डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वो व्यक्ति कतई भी नहीं चाहेगा कि डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। कुछ लोग तो इतना सूक्ष्म विचार करते हैं कि उन्हें अगर सेब डॉक्टर से बचना है तो वह नीम पेड़ के नीम कौड़ी को भी चबाने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास कतई नहीं जाएंगे। नीम कौड़ी का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप रोज एक सेब का सेवन कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्थी रहेंगे। यहाँ पर नीम कौड़ी का वर्णन हुआ तो इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए, इसकी जिज्ञासा भी हमें होनी चाहिए। नीम कौड़ी से हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, दांतों में कोई हानि उत्पन्न नहीं होती और ना ही हमारे जिस्म के भीतर या हमारे चर्म से संबंधित कोई रोग हमें छू नहीं सकता। वह भी उपयुक्तदायक है, इसीलिए तो भारत को आयुर्वेदिक राष्ट्र कहते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब का रस हो अर्थात रासायनिक केमिकल्स और सेब की रुचि हो अर्थात स्वाद। सेब जितना स्वाद में मीठा होता है
जितनी उसकी स्वादिष्ट का वर्णन मिलता है, उतना ही रस और स्वाद, मीठापन हमें आम में भी नजर आता है। आम एक ऐसा फल है जो केवल गर्मियों के दिनों में ही आता है, वर्षा के दिनों तक इसका कार्य चलते रहता है। आम भारत देश का राष्ट्रीय फल है, जिसको आरोग्य फल भी कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान और वेनेजुएला जैसे देशों का राष्ट्रीय फल आम बना है। वैसे ही अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश में आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ के नाम से संबोधित करते हैं। हमें इस जिज्ञासा से यह ज्ञात होता है कि आम की विशेषता, महत्व, गुण समस्त विश्व में है। सारे विश्व पर यह अपनी ही छवि प्रदान कर रहा है। आम का सेवन भी आरोग्यदायक है। सभी फलों से हटकर, सभी फलों से भिन्न इसका रस और स्वाद होता है, लेकिन यह सेब के सम है, समरूप है। और लेखक कहते हैं सेब को यह स्थान मिल चुका है, सेब को एक विशेष स्थान मिल चुका है कि सेब की गणना आम के समान कर सकते हैं। समान रूप है सेब आम के। और लेखक फिर आगे कहते हैं, अब वहाँ केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। देखिए, सेब केवल स्वाद की ही चीज न रहकर एक विशेष गुण भी उसमें निहित है, और वो है आरोग्य प्रदान करने वाला गुण। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। लेकर जाते हैं, दुकानदार के सम्मुख खड़े होते हैं और उससे संवाद करते हैं कि आप सेब कैसे दे रहे हो। संवाद के उपरांत लेकर तय करते हैं कि मुझे आध सेर सेब दीजिए। आध सेर अर्थात 4 सेब। जैसे बाजार में, तकड़ियों में या फिर किसी कांटेदार वस्तु में रखकर जोका जाता है, जिसका माप लिया जाता है, जिसे किलो के हिसाब से तौला जाता है। उसी तरह से लेखक भी उस दुकान में तौल कर आध से सेब खरीदते हैं। मोल भाव, जिसे कन्नड़ में कहते हैं व्यवहार, जिसे हिंदी में सौदा कहते हैं। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। दुकान के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं, लेकर पूछते हैं, तो दुकानदार कहता है, बाबूजी अर्थात श्रीमान जी, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। हमारी दुकान में जितने भी सेब हैं अत्यंत आसक्तिदायक, रुचिदायक, स्वादिष्ट सेब हैं, आप ले जाइए। खास कश्मीर के इसके स्वाद, इसकी रुचि, इसके रस का वर्णन मैं कर नहीं सकता। उतने स्वादिष्ट सेब हैं ये, क्योंकि यहाँ कश्मीर से आए हुए सेब हैं। कश्मीर भारत का एक ऐसा अंग है जो भारत को खूबसूरती दर्शाता है। कश्मीर भारत का ही अंग है। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। लेकर कहते हैं, आप ले जाइए, सेब को ले जाइए, खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, अर्थात आप आनंददायक, संतोषदायक हो जाएंगे। आपकी सारे तनाव, आपकी थकान दूर हो जाएगी। उतने स्वादिष्ट सेब हैं, ले जाइए, एक बार देखिए। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना।
लेखक रुमाल काटते हैं, अपनी जेब से दुकानदार के मेज पर बिछा देते हैं और कहते हैं देखो भाई, अच्छे और गुनी और स्वादिष्ट सेब चुन चुन कर लाना, अर्थात आइके मार्कुन तगुनबा। जाते हैं, दुकानदार अपने लड़के से कहते हैं, लड़का चुन चुन कर सेब लाता है। यहाँ पर एक शब्द आया चुन चुन कर, जो हमें सर्वनाम के जो हमें व्याकरण की दृष्टि से कहता है चुन चुन कर, सजातीय क्रिया का वर्णन करता है। यह सजातीय सकर्मक अकर्मक में हमें मिलते हैं। सो चुन चुन कर लाना, जहाँ एक ही क्रिया को दो बार व्यक्त किया गया है, उच्चारण की दृष्टि से, शब्द आकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से एक ही होने के कारण इसे सजातीय क्रिया कहते हैं। लेखक के कहने के बाद दुकानदार ने अपने लड़के से कहा, दुकानदार ने तराजू उठाई, तराजू जिसे कन्नड़ में तक्कड़ी कहते हैं, तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आग से कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। दुकानदार की यह बात सुनकर लड़का दौड़ा दौड़ा भीतर जाता है और आग से कश्मीरी सेब चुनकर लाता है। बोला, ಹೇಳಿದ सुनो खेड़ो। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा शब्द उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित शब्द है, जिसका तात्पर्य बालक या लड़का होता है। लड़का दौड़ता हुआ भीतर जाता है और 4 कश्मीरी सेब लाता है। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। दुकानदार ने उसे तौला, तौलना अर्थात जो कहता, तौला, तौल कर उसे एक रुमाल में बांधा, रुमाल में बांधकर एक लिफाफे में रख दिया। लिफाफा जो कागज का होता है, जो सामान्य रूप से दुकानों में मिलता है, उस लिफाफे में रखकर उसे बांधकर व्यवस्थित रूप से लेखक को समर्पित करता है। बांधना अर्थात कन्नड़ में कट्टु वधु, रुमाल, कई वस्त्र। फिर वह दुकानदार उसे व्यवस्थित रूप से बांधकर लेखक को समर्पित करते हैं। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लेखक ने 4 आने उस दुकानदार को देते हैं। 2 आना 12 पैसे, 4 आना 24 पैसे। तो उस वक्त आनों का व्यवहार होता था, इस वाक्य से हमें यहाँ ज्ञात होता है। तो इन अब तक जितना पाठ हुआ, उस पाठ में हमें कई प्रश्न मिलते हैं। हमें एनालाइज करना चाहिए, हमें खोजना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, तभी जाकर हमें अपने अध्ययन को, अपना अध्ययन हमें सरल होगा, अपने अध्ययन को हम सरल बना सकते हैं। सो सेब किसके समान है? आम के। सेब में क्या निहित है? एक विशेष स्वादिष्ट गुण। नीम कौड़ी क्यों खाना चाहते हैं? डॉक्टर से बचने के लिए। लेखक ने सेब किनसे मांगे? दुकानदार से। दुकानदार ने किससे कहा? लड़के से। लड़का कितने सेब लाया? 4 सेब। दुकानदार ने लेखक को क्या दिया बांधकर? सेब, कश्मीरी सेब। सेब का नाम क्या था? कश्मीरी। सेब कौन से रंग का था? गुलाबी। सो इस तरह से अनेक प्रश्न हमें इन प्रश्नों में मिलते हैं। जब तक हम अपने अध्ययन की पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी भी विषय की जानकारी संपूर्णता से प्राप्त नहीं होती। लेखक ने सेबों का दाम कितना चुकाया? 4 आना। तो अब हम अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के इस कक्षा का।
घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, ज्यों का त्यों ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗೆ। लेकर घर आते हैं, संध्या का समय था, सूर्यास्त हो चुका था। लेखक ने सोचा प्रातः काल में लघु उपहार में इसका सेवन हम अवश्य करेंगे, तब तक के लिए इसे उठाकर व्यवस्थित स्थान में रख देते हैं। यहाँ सोचकर लेखक ने उन सेवों को जैसे का तैसा ही ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ एक व्यवस्थित स्थान में रख देते हैं। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लेखक की एक उक्ति थी, लेखक सोचते थे संध्या के समय, रात के समय कोई भी फल खाना या सेवन करना कहीं लिखा नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसकी कोई प्रथा नहीं है, तो प्रातः काल में ही सेवन इसका उचित होता है। मैं भी प्रातः काल में ही फल का सेवन करूंगा। यहाँ सोचकर लेखक फलों को एक व्यवस्थित स्थान में रख देते हैं। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, सुबह निद्रा से जागकर लेकर तैयार होते हैं, मुंह हाथ धोकर लघु उपहार के लिए आते हैं और लघु उपहार आरंभ करने से पूर्ण वहां उस सेब को लिफाफे से बाहर निकालते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए तो सड़ा हुआ था। मुंह हाथ कई कालो धो लेकर आते हैं, आकर लिफाफे से एक सेब निकालते हैं, सो ले सेब सड़ा हुआ था। सड़ा अर्थात कन्नड़ में पड़ती दर, सड़ा हुआ था, डैमेज था, भोजन के योग्य नहीं था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। सेब के ऊपर 1 रुपए के आकार जैसा एक सर्कल बना था और उतना ही वहां से सड़ा हुआ था, गला हुआ था, जो भोजन के लिए उपयुक्त नहीं था। समझा रात को हुआ था, समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखक जानते हैं, लेखक समझते हैं, लेखक विचार करते हैं संध्या का समय था, सूर्यास्त हो चुका था, सूर्यास्त हो रहा था, इसीलिए दुकानदार ने जल्दबाजी में अवसर में मुझे यहाँ से थमाए होंगे। अगर वो देखता, अगर वो जानता तो ऐसे से मुझे कतई नहीं देता। दूसरा निकाला, लिफाफे से दूसरा सेब निकालते हैं, मगर यहां आधा सड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा सेब तो आधा का अर्थात आधा सेब संपूर्ण नष्ट हो चुका था। वो तो देखने के लायक भी नहीं था। भोजन तो और बात है। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। अब लेखक को संदेह हुआ कि दुकानदार ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया। दुकानदार को पता था, जानता था, फिर भी ऐसे अस्त व्यस्त फल मुझे दे दिए। तीसरा से निकाला, धोखा, जिसे कन्नड़ में ಮೋಸ कहते हैं। ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। इस तरह से लेखक के भीतर एक क्रिया उत्पन्न होती है। तीसरा से निकाला, यहाँ सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। लेखक हताश हो जाते हैं। पहला से 1 रुपए के आकार में गल गया था, दूसरा से यहाँ तो अर्धा, संपूर्ण अर्धा
नष्ट हो गया था, जो देखने के लायक योग्य भी नहीं था। फिर लेकर तीसरा सेब निकालते हैं, एक उम्मीद अच्छा होगा, तीसरा सेब भोजन के योग्य होगा। निकालते देखते हैं वहाँ तो नष्ट हुआ, ना गला है ना सड़ा है। फिर लेकर उसे घुमा कर देखते हैं तो वहाँ एक तरफ से दब गया था, जिसे कन्नड़ में कहते हैं मुद्री आरोग्य, पिचक गया था, जो आरोग्य के लिए सही नहीं था, जिसके भोजन से अनारोग्य उत्पन्न भी हो सकता है। चौथा देखा, वहां यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। लेकर चौथा सेब भोजन की आशा से निकालते हैं लिफाफे में से, और देखते हैं कि वह ना दबा है, ना सड़ा है, ना गला है, लेकिन उसमें एक सुराग है, जिसे होल कहते हैं ना, एक सुराग है, वह बेरों के समान है। वह सुराग काला है, जैसे कि बेरों में हम पाते हैं, वैसे ही उसमें भी एक काला छेद था, बेर, जिसे कन्नड़ में बारीकाई कहते हैं। इस तरह से लेकर के चारों से किसी न किसी दुर्व्यवस्था के कारण अस्त व्यस्त हो गए थे। एक भी सेब भोजन के योग्य नहीं था। लेखक बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाते हैं और भीतर ही भीतर दुकान वाले के प्रति क्रोध उनमें बढ़ते ही जाता है। मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसे अक्सर बेरों में होता है, अक्सर सामान्य रूपा यावागलो, जिसे कन्नड़ में कहते हैं। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेरों में होते हैं। लेकर बड़ी उम्मीद के साथ उसे 2 भागों में विभाजित कर देते हैं उस सेब को। उस सेब में बेरों के जैसे ही भीतर भी छेद होते हैं, जो खाने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिसका सेवन हानिकारक के लक्षण उत्पन्न करता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेकर कहते हैं, एक भी सेब भोजन के योग्य नहीं। मुझे सेबों का पैसों का उतना दुख नहीं है। 4 आने निकल गए, मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन इन चारों सेबों में से एक भी सेब सेवन के योग्य नहीं था। इसका मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। और लेकर कहते हैं, समाज के अव्यवहारिक इस धोखेबाजी, इस साझाजी और चारित्रिक पतन पर लेखक को बड़ा ही दुख हुआ, निराश हो गए हो। समाज में ऐसे भी हैं जो अपना ही चरित्र को चरित्रहीन बना रहे हैं, जो अपने व्यक्तित्व का पतन कर रहे हैं। पतन का अर्थ है नाश। सो इन बातों पर लेखक को बड़ा दुख होता है, बड़ा ही खेद होता है। तो इस अवधि में इस पाठ से संबंधित हमने देखा, प्रेमचंद्र जी संध्या के समय बाजार जाते हैं, सब्जी एवं फल की दृष्टि और विचार से। हम देखते हैं लेखक के मन में विचार आते हैं कि सब्जी और फल मनुष्य के आरोग्य के लिए कितने उपयुक्त हैं। यहाँ पर हमने देखा सब्जी की दृष्टि से टमाटर और गाजर, हमने फिर देखा फल की दृष्टि से सेब और आम। सो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 सब्जियों का वर्णन हुआ है, 2 फल का वर्णन हुआ है।
सो इस तरह से लेखक ने बाजार में विचार किया सब्जी और फल के बारे में, उन्हें देखा और सामाजिक दृष्टिकोण में उसे विटामिन और प्रोटीन के मात्रा से किस तरह से उसका मोल तोल होता है। फिर दुकानदार एवं लेखक के विचार आमने सामने आते हैं। दुकानदार उस सेब का वर्णन तीव्रता से करता है और उस तीव्रता के अभाव में लेखक प्रभावित होकर उन सेबों को खरीद लेते हैं। फिर सेब की हालत घर जाते हैं। घर जाने के बाद रात्रि के समय सेब को ऐसे ही रखते हैं। प्रातः काल में देखते हैं सेब को, पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा सेब। पहला सेब 1 रुपए के आकार में गल गया, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब दब गया था और चौथा सेब काले सुराग वाला था। इस तरह से चारों सेब भोजन के दृष्टि से विफल हो गए। सो लेखक को बड़ा ही दुख और बड़ा ही असमाधान होता है। सो इस तरह से इस पाठ के अद्धा भाग में हमने देखा प्रेमचंद्र जी के विचार एवं सामाजिक दृष्टिकोण। सो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो जागरूक से रहना चाहिए, सतर्कता से रहना चाहिए। अब तक जितना पाठ हुआ उनमें मुख्यता से अध्ययन ज्ञापन दृष्टि से हमें लेखक कहाँ गए, लेखक ने किससे व्यवहार किया, पाठ में उस व्यवहारिक दुकान वाले को किस नाम से संबोधित किया गया है और लेखक ने क्या खरीदा, उसका रंग कैसा था, विटामिन प्रोटीन किसमें देखा जाता है, पहले टमाटो क्या था, अब टमाटो क्या हुआ है, भोजन का आवश्यक अंग कौन बना है, गाजर पहले कौन खाता था, कौन सी दृष्टि से खाता था, अमीर और गरीब लोग गाजर को किस तुलना से भोजन करते थे, और सेब का स्थान क्या है, सेब का गुण क्या है, सेब खाने से किसकी आवश्यकता नहीं होती, सेब किसके समान है, आम किसकी तुलना में आ रहा है, किसकी बराबरी में आ रहा है। दुकानदार ने किस तरह से लेखक को सेब की ओर आकर्षित किया। लड़के ने दुकानदार ने सेब लाने के लिए किससे कहा, लड़का कितने सेब लाता है, उस सेब का नाम क्या है, लेखक कितने सेब खरीदते हैं, कितने आने में खरीदते हैं। घर आने के बाद लेखक ने उन सेबों का सेवन कब शुरू किया, कब प्रारंभ किया, उन फल को लेखक किस तरह से प्रत्यक्ष उसका स्वरूप देखते हैं। इतना ही अब तक के पाठ का समस्त चित्रण है। अध्ययन कीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।